जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास की रामशरण शर्मा की बुक। इसमें आज हमारा चैप्टर है 9, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं ताम्रपाषाण युग में बसावट। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। तांबा और पत्थर के औजारों के उपयोग पर कई संस्कृतियां आधारित थीं। इस तरह की संस्कृति को ताम्रयुग कहा जाता है, जिसका अर्थ है ताम्रपाषाण युग। तकनीकी तौर पर ताम्रपाषाण युग हड़प्पा पूर्व के चरण के द्योतक हैं। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में कांस्य युग यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। यहाँ हम मुख्य रूप से उन संस्कृतियों पर विचार करेंगे जो हड़प्पा संस्कृति के विकसित होने के बाद या उसके अंत के बाद उभरी। ताम्रपाषाण लोग ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे और लोहे का भी इस्तेमाल करते थे। वे मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के थे जो पहाड़ी भूमि और नदियों के किनारे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। दूसरी ओर हड़प्पा के लोग कांसिया का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने सिंधु घाटी में बाढ़ के फैलाव की वजह से बने समतल मैदानों के आधार पर शहरीकरण किया। ताम्रपाषाण युग से संबंधित बसावटें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी और पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहर और गिलुंद दो स्थानों की खुदाई की गई है। वे बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा के कयथ और एरन की खुदाई हुई है। मालवाई बर्तनों को ताम्रपाषाण युगीन मिट्टी के पात्रों में सबसे समृद्ध माना जाता है। ये केंद्रीय और पश्चिम भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति से पाए गए हैं। मिट्टी के इन बर्तनों और इनके कुछ अन्य सांस्कृतिक तत्व महाराष्ट्र में भी दिखाई देते हैं। हालांकि पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है। अहमदनगर जिले के जोरबे, नेवासा, दैमाबाद व पुणे जिले के छंदोली, सोनगांव और इनाम गांव, साथ ही प्रकाश एवं नासिक जैसे कई ताम्रपाषाण स्थलों में व्यापक उत्खनन किया गया। वे सभी जोरबे नाम से संबंधित जोरबे संस्कृति पर आधारित हैं, जो कि अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा किनारे स्थित थी। जोरबे संस्कृति बहुत कुछ मालवा संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान हैं। जोरबे संस्कृति अनुमानतः 1400 वर्षों से ईसा पूर्व 700 तक विदर्भ के हिस्सों और कोंकण के समुद्र तटीय क्षेत्रों को छोड़कर आधुनिक महाराष्ट्र में फैली रही। हालांकि जोरबे संस्कृति ग्रामीण थी। दाइमाबाद और इनाम गांव जैसी इसकी कुछ बस्तियां लगभग शहरीकरण के चरण तक पहुंच चुकी थीं। महाराष्ट्र के ये सभी स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। इनमें ज़्यादातर भूरी काली मिट्टी थी, जिनमें बेर और बबूल के कटीले पेड़ पौधे थे, लेकिन ये नदी मार्ग में पड़ते थे। इसके अलावा हमारे पास नर्मदा पर स्थित नवदा टोली है। अधिकतर ताम्रपाषाण के तत्व दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों में ही मिले। इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र के कई ताम्रपाषाण स्थलों की खोज की गई। पूर्वी भारत में गंगा तट के चिरांद के अलावा इसमें पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु, राजर, धिबी और वीरभूमि जिले के
महिष दल का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त की भी स्थलों की खुदाई की गई, जिनमें सैनुवार, सोनपुर व बिहार में ताराडीह है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन है। ताम्रपाषाण युगी लोग छोटे औजारों का इस्तेमाल करते थे और ये औजार पत्थर के बने होते थे, जिनमें पत्थर की ब्लेड एवं अन्य धारदार औजार महत्वपूर्ण थे। कई जगहों पर विशेष रूप से दक्षिण भारत में पत्थर की ब्लेडों के उपकरण विकसित हुए और पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग जारी रहा। जाहिर है ऐसे इलाके पहाड़ियों में बहुत दूर नहीं थे। कुछ बस्तियों में ताम्र वस्तुओं की बहुलता स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा अहर और गिलुंद में देखने को मिलता है, जो कमावेश राजस्थान में बनाम घाटी के सूखे क्षेत्रों में स्थित था। अन्य समकालीन ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृतियों के विपरीत अहर में लगभग कोई माइक्रोलिथिक उपकरण, पत्थर के छोटे औजारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थर की कुल्हाड़ियों या ब्लेड यहाँ लगभग ना के बराबर पाए जाते हैं। तांबे, चद्दर से बनी सीधी कुल्हाड़ी, चूड़ी, पत्थर इत्यादि वस्तुएं इससे संबंधित हैं। हालांकि एक कांस्य धातु की चद्दर भी है। तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था। अहर के लोग प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीक का प्रयोग करते थे और अहर का मूल नाम तांबावती या तांबा का स्थान था। अहर संस्कृति ईसा पूर्व 2100 से 1500 के बीच मानी जाती है और गिलुंद इसका एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन इसमें पत्थर की ब्लेड का भी उपयोग होता है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में चिपटी आयताकार तांबे की कुल्हाड़ियाँ और चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। ताम्रपाषाण युग के लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिनमें से एक को काला और लाल कहा जाता है। यह ईसा पूर्व 2000 के आसपास व्यापक रूप से विद्यमान था। इससे पहिए मढ़े जाते थे और कभी कभी रेखिक सफ़ेद रंग से इसे रंगा भी जाता था। ऐसा न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता था, बल्कि बिहार, ये देखिए हमारा ताम्रयुगीन संस्कृति का ये हमारा भारत का प्यारा सा नक्शा है, इसको आप देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों ने टोटीनुमा पानी के बर्तन और स्टैंड वाली थाली और स्टैंड वाले कटोरों का निर्माण किया। ऐसा भी नहीं था कि काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग उसी संस्कृति के थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान से काले और लाल रंग के बर्तनों का चित्रित किया गया था, लेकिन पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य जगहों में ताम्रपाषाण युगीन लोग पशुपालन और कृषि करते थे। उन्होंने गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पाले और हिरणों का शिकार किया। ऊँटों के अवशेष तो मिले हैं, पर वे सामान्यतः घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ पशु अवशेष मिले हैं जिनकी पहचान घोड़े, खच्चर या जंगली गधे के रूप में हुई है। यहाँ के लोग निश्चय ही गाय का मांस और सूअर का मांस खाते थे, लेकिन वे सूअर का मांस कम खाते थे। उल्लेखनीय है कि इन लोगों ने गेहूं और चावल का उत्पादन किया और इन मुख्य फसलों के अतिरिक्त उन्होंने बाजरे की भी खेती की। उन्होंने मसूर, काला चना, हरा चना और मटर जैसी कई दालों का उत्पादन किया। महाराष्ट्र में नर्मदा किनारे स्थित नवदा टोली में लगभग सभी अनाज पाए गए हैं।
शायद ही भारत में किसी अन्य स्थल पर खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज पाए गए हैं। नब्दा टोली के लोग भी बेर और अलसी का उत्पादन करते थे। दक्कन में कपास उपजाने लायक काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया गया और निचले दक्कन में राई, बाजरा और कई मोटे अनाज का उत्पादन किया गया। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाले कांटे पाए गए। साथ ही जहां हमें चावल भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र के ताम्र पाषाण युगीन लोग मछली और चावल खाया करते थे, जो अब भी देश के उस हिस्से में एक लोकप्रिय आहार है। राजस्थान में बनास घाटी में अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, लेकिन लगभग 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में अहर और गुलुंद फैले हुए हैं। ताम्रपाषाण लोग आमतौर पर पकी ईंटों पर परिचित नहीं थे। उस दौरान बिरले ही कभी पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ, जैसे ईसा पूर्व 1500 के आसपास गुलुंद में हुआ करता था। कभी कभी उनके घर मिट्टी की ईंट से बने होते थे, लेकिन ज़्यादातर फूस और टाट के लीप पोतकर बनाए जाते थे, जो झोपड़ी नुमा लगते हैं। हालांकि अहर में लोग पत्थर के घरों में रहते थे। अभी तक 200 जोरबे स्थलों की खोज की गई, जिसमें सबसे बड़ा गोदावरी घाटी में दायमाबाद है। यह करीब 20 हेक्टेयर का है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। यह मिट्टी की दीवार से घिरा था, जिस पर पत्थर के ढेर लगे होते थे। दायमाबाद कई कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित है। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई। बाद के चरण ईसा पूर्व 1300 से 1000 में 4 आयताकार और 1 वृत्ताकार अर्थात 5 कमरों वाला घर पाया गया। यह बस्तियों के केंद्र में स्थित था। यह संभवतः उस बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है। इसके पास निकटवर्ती भंडारगृह में अन्य लोगों द्वारा प्रदत्त अनाज को भंडारित किया जाता होगा। लगभग 100 से अधिक घरों और कब्रों को मिलाकर इनाम गांव बड़ी ताम्रपाषाण बस्ती थी। या किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। हम ताम्रपाषाण कला और शिल्प के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग ताम्र और पत्थर शिल्प के बेहद कुशल कारीगर भी थे। औजार, हथियार और तांबे की चूड़ियों का भी पता चला है। उन्होंने कार्लिनियम, स्टीटाइट, सेल खटी और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण किया। मालवा में बुनाई वाले यंत्र की खोज से स्पष्ट होता है कि उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान था। सूती रेशम और सेमल रेशम, कपास के पेड़ से बने कपास सूत और रेशमी धागे महाराष्ट्र से मिले हैं, जो कपड़ा निर्माण की कुशलता के द्योतक हैं। इन कारीगरों के अलावा जो विभिन्न स्थलों पर अपनी हस्तकला में निपुण थे। इनाम गांव में कुम्हार, लोहार, हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्माता और टेराकोटा जैसे विभिन्न शिल्पों के काम करने वाले कारीगर भी थे। ताम्रपाषाण युग में सामाजिक संरचना, अनाज, मिट्टी के बर्तनों आदि से क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन हुआ और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं की खेती की गई। कालक्रम के अनुसार मालवा और मध्य भारत में कयथ या एरन जैसी कुछ बस्तियां पहले स्थापित हुईं। पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में बसावट बहुत बाद में हुई। अंतिम संस्कार और धार्मिक संप्रदायों के बारे में विचार करने पर हमें सक्षम है। महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में अपने घर के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में लिटाकर समाधिस्थ करते थे। हड़प्पा के लोगों की तरह उन्होंने अलग कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया। परलोक में इस्तेमाल के लिए मृतकों के साथ बर्तन और कुछ तांबे की वस्तुएं कब्र में डाली जाती थी। महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां से पता चलता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे और पूजा के लिए मिट्टी की कुछ बगैर पकी हुई नग्न मूर्तियों का भी उपयोग किया जाता था। पश्चिमी एशिया में पाई गई मूर्तियों के समान ही माता देवी का एक चित्र इनाम गांव में भी पाया गया।
मालवा और राजस्थान में विशिष्ट ढंग से टेराकोटा सीढ़ी की मूर्तियां दर्शाती हैं कि सांड एक धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बसावट के प्रकार और अंत्येष्टि की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण समाज में सामाजिक असमानताओं की शुरुआत हो चुकी थी। महाराष्ट्र के कई जोरबे बस्तियों में यह पदानुक्रम स्पष्ट दिखाई देता है। उनमें से कुछ 20 हेक्टेयर के बराबर है, लेकिन अन्य केवल 5 हेक्टेयर या इसमें से कम है। यदि द्विस्तरीय बस्तियों को दर्शाता है। बस्तियों के आकार में अंतर से पता चलता है कि बड़ी बस्तियां छोटी बस्तियों पर शासन करती थीं। हालांकि बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समाज प्रमुख और उनके रिश्तेदार जो आयताकार घरों में रहते थे। वे गोलाकार झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर वर्चस्व बनाए रखते थे। इनाम गांव में कारीगर पश्चिमी किनारे पर रहते थे और यहाँ के समाज प्रमुख केंद्र में रहते थे। इससे वहाँ के रहवासियों के बीच सामाजिक दूरी का पता चलता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदौली और नेवासा की कब्रगाहों में कुछ बच्चों को उनके गले में तांबा आधारित हार के साथ दफन किया गया था, जबकि अन्य में केवल बर्तन ही मिला है। इनाम गांव में एक वयस्क को मिट्टी के बर्तनों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया था। कयथ में एक घर में तांबे की 29 चूड़ियाँ और 2 विशिष्ट कुल्हाड़ी पाई गई हैं। उसी स्थान पर बर्तनों में फेलखटी और कार्नेलियन मोती जैसे थोड़ा कीमती पत्थरों के हार पाए गए थे। इससे स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ऐसी वस्तुएं थी वे समृद्ध थे। थैंक यू।